आज से करीब 45 साल पहले 1977 में नासा द्वारा सौरमंडल में उस समय के दो सबसे एडवांस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया, जिसका नाम था वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2, जिनके बारे में नासा का प्लान था कि वो इन स्पेसक्राफ्ट के जरिए 5 साल तक सौरमंडल के दो सबसे बड़े गैस जाइंट यानी बृहस्पति और शनि ग्रह पर रिसर्च करना, उनकी करीब से तस्वीरें खींचना और उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना, उनके वातावरण को समझना ताकि वहां पर जीवन की संभावनाओं को समझा जा सके। लेकिन इन दोनों ही स्पेसक्राफ्ट ने अपनी काबिलियत से वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया, क्योंकि जिनको 5 साल के लिए बनाया गया था, आज वह दोनों स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष के खतरनाक वातावरण में काम करते हुए 45 साल से ज्यादा हो चुके हैं। और आज के समय में हमारे सौरमंडल के बारे में ज्यादातर जानकारी इन्हीं के बेस पर इकट्ठी की गई है, इन्हीं के द्वारा भेजे गए डेटा से हमें मिली है। तो आज के इस वीडियो में हम मानव सभ्यता द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे दूर जाने वाले स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2 के सफर के बारे में जानेंगे कि कैसे इन दोनों स्पेसक्राफ्ट से हमारे सौरमंडल के ग्रहों और अंतिम छोर की महत्वपूर्ण जानकारियां मिली, जिसमें आज हमारा मेन फोकस वॉयेजर 2 के सफर पर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉयेजर 2 द्वारा सौरमंडल के ग्रहों की खोज की गई। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वॉयेजर 2 को सबसे पहले सौरमंडल के गैस जाइंट ग्रहों की जानकारी इकट्ठा करने और उनके चंद्रमाओं के पास की तस्वीरों को खींचने के लिए भेजा गया था, ताकि वैज्ञानिक जुपिटर, सैटर्न ग्रहों के वातावरण को समझ पाएं और वहां पर जीवन की परिस्थिति के बारे में जान सके, और यह भी जान सके क्या वहां पर आज कोई जीवन मौजूद है या नहीं। इसलिए अपने सफर की शुरुआत के बाद सबसे पहले वॉयेजर 2 1979 में बृहस्पति यानी जुपिटर तक पहुंचा, जहां इसने बृहस्पति के हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से भरे वातावरण में मौजूद रंग बिरंगे बादलों की काफी खूबसूरत तस्वीरें ली। और यहां इंसानों के लिए पहली बार था जब हमने बृहस्पति के बादलों को इतने करीब से देखा था। साथ ही यहां पर वॉयेजर 2 ने बृहस्पति पर चल रहे एक बहुत बड़े तूफान को भी अपने अंदर लगे कैमरे की मदद से तस्वीरों में कैद किया। बृहस्पति पर मौजूद इस तूफान का आकार हमारी पृथ्वी से भी दोगुना था, जिसे आज हम ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें चलने वाली हवाओं की रफ्तार भी करीब 600 किलोमीटर प्रति घंटा यानी आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा है। यह पहली बार था जब इंसानों ने ग्रेट रेड स्पॉट तूफान की तस्वीरों को इतने करीब से देखा था। इसके बाद अपना सफर जारी रखते हुए वॉयेजर 2 25 अगस्त 1981 को शनि ग्रह के करीब जा पहुंचा। इसने कुछ समय के लिए शनि ग्रह को ऑर्बिट किया और उसके काफी करीब की कई तस्वीरें खींची, जिनमें शनि ग्रह की खूबसूरत रिंग्स की तस्वीरें भी मौजूद थी। जिन तस्वीरों पर की गई रिसर्च में हमें यह सामने आया कि शनि ग्रह की रिंग्स करीब 2,82,000 किलोमीटर तक अंतरिक्ष में फैली हैं, जो एक काफी बड़ी दूरी है, लगभग पृथ्वी से चांद के बीच की दूरी के लगभग समान है। तुलना के लिए बता दूं कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,82,000 किलोमीटर ही है। इसके अलावा वॉयेजर 2 की इन तस्वीरों से वैज्ञानिकों को यह भी पता चला कि शनि ग्रह की ये बड़ी बड़ी रिंग से ज्यादातर जमी हुई बर्फ और मीथेन के छोटे और बड़े एस्ट्रॉयड से मिलकर बनी है, जिनमें कुछ माइक्रो या मिलीमीटर से लेकर कई किलोमीटर बड़े एस्ट्रॉयड भी मौजूद हैं। साथ ही वॉयेजर 2 ने इसके ऑर्बिट में मौजूद कई चंद्रमाओं की भी करीब से तस्वीरें खींची, जिनमें वैज्ञानिकों ने कुछ अनजान चंद्रमाओं को भी ढूंढा, जिन्हें बाद में शनि ग्रह के ढूंढे गए नए चंद्रमा मानते हुए नाम दिए गए और शनि के चंद्रमाओं की एक लंबी लिस्ट में शामिल कर लिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा खास वो पल था जब वॉयेजर 2 शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन के पास पहुंचा और उसकी कई सारी तस्वीरें खींची, क्योंकि टाइटन को हमारे सौरमंडल का ऐसा चंद्रमा माना जाता है जो हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता जुलता है, क्योंकि कई रिसर्च में यहाँ पर समुद्र और नदियां होने की बात भी कही गई थी, क्योंकि ऐसा हमने तस्वीरों में देखा था जो वॉयेजर 2 ने इस ग्रह के लिए थी। साथ ही वैज्ञानिकों को यह भी लगता है कि टाइटन जीवन के लिए अनुकूल हो सकता है और भविष्य में शायद मंगल ग्रह के बाद यहीं पर अगली मानव बस्ती बसाई जा सकती है। वैसे अगर आपको टाइटन चंद्रमा पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए वापस वीडियो पर आते हैं। इस तरह शुरुआती दोनों गैस जाइंट ग्रहों पर खोज और रिसर्च के बाद वॉयेजर 2 ने हमारे सोलर सिस्टम के अंत में मौजूद यूरेनस और नेपच्यून जैसे जाइंट ग्रहों के पास भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिन्हें कई बार वैज्ञानिक पानी की दुनिया भी कहते हैं, क्योंकि इन दोनों ग्रहों का करीब 80% भाग पानी से बना है। 24 जनवरी 1986 को वॉयेजर 2 ने यूरेनस के पास एक ऐतिहासिक फ्लाईबाई किया और इस तरह वॉयेजर 2 ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट बना जो यूरेनस के सबसे करीब पहुंचा था। वॉयेजर 2 ने इस दौरान यूरेनस की कई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भी खींची, जिसकी मदद से वैज्ञानिकों ने इसके वातावरण के बारे में काफी जानकारी इकट्ठा की। साथ ही वॉयेजर 2 द्वारा खींची गई कई तस्वीरों से हमें यूरेनस के कई चंद्रमाओं के बारे में काफी कुछ जानने को मिला,
जिसके बाद ही यूरेनस से आगे बढ़ते हुए वॉयेजर 2 फाइनली सौरमंडल के आखिरी ग्रह नेपच्यून तक पहुंच गया, जो एक ऐसा ग्रह है जो हमारी पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है और सूरज से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। यानी पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी से 30 गुना ज्यादा दूर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो दूरी है जो पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी मानी जाती है। इसके कारण यहाँ सूरज की रोशनी को भी पहुंचने में 4 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है और सूरज से कितनी दूरी पर रहकर सूरज को ऑर्बिट करने के कारण से सूरज का केवल एक चक्कर लगाने में ही 165 साल लग जाते हैं। यानी यहाँ पर एक साल पृथ्वी के 165 साल के बराबर होगा। इसलिए अगर कोई भी इंसान भविष्य में नेपच्यून पर गया तो उसके लिए उसका जन्मदिन 165 साल के बाद ही आएगा। इसके लिए उसे इतने साल जीना भी पड़ेगा और अपने जन्मदिन के इस सेलिब्रेशन में लोगों को शामिल भी करना पड़ेगा। पर उससे पहले तो हमें यह जानना होगा आखिर इंसान इस ग्रह पर उतरेंगे कैसे, क्योंकि नेपच्यून पृथ्वी या मंगल की तरह कोई चट्टानी ग्रह नहीं बल्कि एक पानी की बूंद की तरह है। ज्यादातर पानी अमोनिया और मीथेन के द्रव्य स्वरूप से बना है। यानी अगर यहाँ पर आपने उतरने की कोशिश की तो आप लगातार इसके अंदर डूबते ही जाएंगे जब तक आप इसके कोर में न पहुंच जाए। इसलिए हमारे स्पेसक्राफ्ट केवल इसके ऊपर से होकर जाते हैं और वॉयेजर 2 अपने सफर के दौरान 25 अगस्त 1989 को नेपच्यून के करीब पहुंचा, जहां इसने नेपच्यून के वातावरण की एक खास और करीबी तस्वीर खींची, जिनमें हमें यहां भी एक अजीब पर बहुत बड़ा तूफान देखने को मिला, जिसका आकार हमारी पृथ्वी के बराबर था। यह तूफान काफी ज्यादा गहरा था और तस्वीरों में एक काले धब्बे की तरह दिख रहा था, जिसके कारण वैज्ञानिकों ने इसे ग्रेट डार्क स्पॉट नाम दिया। साथ ही वॉयेजर 2 ने नेपच्यून की जो तस्वीर खींची उनमें नेपच्यून के कुछ नए चंद्रमा भी दिखे, जिनमें से एक नेरिड मून भी था। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने यहाँ पर एक खास चीज पर गौर किया कि नेपच्यून के इन तस्वीरों में इसके चारों ओर हमें कुछ पतली एस्ट्रॉयड से बनी हुई रिंग भी दिखाई देती है। हाँ, आपने सही सुना, नेपच्यून के पास भी अपनी खुद की रिंग्स मौजूद है। बस फर्क यह है कि शनि ग्रह की तुलना में ये काफी ज्यादा पतली है, पर इंफ्रारेड कैमरे की मदद से इन्हें काफी आसानी से देखा जा सकता है, जिसकी तस्वीरें कुछ समय पहले नासा द्वारा पब्लिश भी की गई थी, जिन्हें जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा खींचा गया था। तो इस तरह वॉयेजर 2 ने हमारे सौरमंडल के सभी गैस जाइंट के बारे में वैज्ञानिकों को काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी और इनके बारे में हमारी काफी समझ को बढ़ाया। लेकिन अब बारी थी वॉयेजर 2 के सौरमंडल में ग्रहों से आगे जाने की, जिसके बाद इसने अपने सफर की शुरुआत कुइपर बेल्ट से होते हुए सौरमंडल के अंतिम छोर की ओर की। इस तरह वॉयेजर 1 ने 2012 में और वॉयेजर 2 ने इसके 6 साल बाद यानी 2018 में सौरमंडल के अंतिम छोर कहे जाने वाले हेलियोस्फीयर को पार करके इतिहास रच दिया। अगर नासा की माने तो आज के समय वॉयेजर 1 पृथ्वी के करीब 157 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी पर मौजूद है और लगातार अपने सफर को जारी रखे हुए है। ये दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से 157 गुना ज्यादा है। इसके अलावा अगर वॉयेजर 2 की बात की जाए तो नासा की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार अभी यह स्पेसक्राफ्ट इंसानों से लगभग 130 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी पर मौजूद है, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से 127 गुना ज्यादा दूरी पर। वैसे क्योंकि वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट को एक साथ ही 1977 में लॉन्च किया गया था, इसलिए अब इन दोनों को ही इस अंतरिक्ष में लगातार यात्रा करते हुए 45 सालों से ज्यादा का समय हो चुका है। यानी आज जो स्पेसक्राफ्ट सौरमंडल में हमारी समझ को इतना ज्यादा बढ़ा रहे हैं, उनकी खुद की उम्र हमारी उम्र से कई गुना ज्यादा है। पर लगता नहीं है कि अब यह ज्यादा समय तक रहेगा, क्योंकि वॉयेजर 1 और 2 की 45 साल से भी ज्यादा पुरानी न्यूक्लियर बैटरी की पावर अब कम होने लगी है और अब इसके लिए वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट्स को चल पाना भी काफी मुश्किल है। कई बार तो नासा के वैज्ञानिकों को इन स्पेसक्राफ्ट के कैमरों को भी बंद रखना पड़ता है ताकि स्पेसक्राफ्ट की बैटरी जल्द खत्म ना हो। इस तरह अब वैज्ञानिकों की माने तो शायद 2025 तक हम इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को हमेशा के लिए अंतरिक्ष के अंधकार में खो देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी यात्रा खत्म हो जाएगी। ये चलते जाएंगे एक अनंत काल तक, बस हम तक इनकी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी और ना ही हमारा कोई मैसेज ये रिसीव कर पाएंगे। हो सकता है भविष्य में ये किसी इंटेलिजेंट सभ्यता को मिले और इसमें मौजूद हमारे मैसेज उन लोगों तक पहुंचे और वो जान पाए कि ब्रह्मांड में एक पृथ्वी नाम का ग्रह है जहां पर हमारे जैसे जीव रहते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। क्या आप भी मानते हैं कि एक दिन वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 किसी ऐसी सभ्यता को मिलेंगे जो हम तक पहुंचने की कोशिश करेगी, या फिर यूं ही गुमनाम अंधेरे में खो जाएंगे? आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।